नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है 12th क्लास की ज्योग्राफी में। और हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक के अंतर्गत। हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है जनसंख्या वाला, उस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी उसका काफ़ी सारा बड़ा एक पार्ट है, हिस्सा है, उसको हम पढ़ चुके हैं, जिसमें जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, और आज हमारा है इसमें एक लास्ट टॉपिक जनसंख्या वृद्धि कि जनसंख्या वितरण घनत्व, और उसके बाद हमारा टॉपिक बनता है वो है जनसंख्या वृद्धि। अब इसको हम समझेंगे क्या होगा, किसे हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि, और इसमें आने वाली और सारी बातें। जनसंख्या वृद्धि की बात है तो मैं थोड़ा सा आज पहला साइड इसका समझा चुका हूं आपको। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब हम लेते हैं परिवर्तन। परिवर्तन भी किसमें? किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। अब ये परिवर्तन कैसा होगा? परिवर्तन आपका हो सकता है सकारात्मक, या इसको हम कह सकते हैं धनात्मक, या फिर आपका ये परिवर्तन कैसा हो सकता है नकारात्मक, या इसको हम कहें तो ये कैसा हो सकता है ऋणात्मक। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, हर लाइन को ध्यान से सुनना। जनसंख्या वृद्धि का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सा, वृद्धि का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन है। उस परिवर्तन को हम कह रहे हैं, वो परिवर्तन हमारा क्या है? जनसंख्या वृद्धि। अब परिवर्तन का मतलब यहाँ हम किससे लेंगे? कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनकी संख्या में अगर बढ़ोतरी हुई तो उस बढ़ोतरी को हम कहेंगे वो होगा सकारात्मक, या जिसको हम कह रहे हैं धनात्मक। कि कहीं क्षेत्र विशेष में जनसंख्या निवास कर रही है, जितनी भी है, पिछले सालों की तुलना में उसमें जो जितना परिवर्तन हुआ है, जितनी बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़ोतरी होगी धनात्मक। अब अगर वहाँ जनसंख्या तो थी, किंतु वो जनसंख्या बढ़ने की तुलना में घट गई, तो घट गई तो इसका मतलब भी क्या है? परिवर्तन है। इसका मतलब भी परिवर्तन है, और इसका मतलब भी आप जनसंख्या की वृद्धि ही मानोगे। उसमें आप ये नहीं कहोगे कमी, जनसंख्या की वृद्धि ही मानोगे, किंतु वो वृद्धि होगी, वो कैसी होगी? आपकी ऋणात्मक। तो ये आपकी धनात्मक होगी, ये आपकी ऋणात्मक होगी। या हम यूँ कह दें कि इस परिभाषा को, किसको? जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा है, उस परिभाषा को आप क्या लिखोगे? तो लाइनें ध्यान से सुनना कि एक निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि यानी एक समय वो निश्चित होगा, 6 महीने ले लो आप, 12 महीने ले लो आप, 2 साल ले लो आप, 10 साल ले लो आप, कि एक निश्चित अवधि में किसी भी स्थान विशेष पर निवास करने वाली जनसंख्या और उस जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। की कोई क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या निवास कर रही है, निश्चित अवधि है, 1 साल पहले वहाँ जनसंख्या कितनी थी, आज कितनी है, 5 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है, 10 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है, 100 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है। तो एक निश्चित अवधि में किसी भी स्थान विशेष पर निवास करने वाली जनसंख्या, उस जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। और हमने कह दिया, अगर जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो वो परिवर्तन आपका धनात्मक होगा, जनसंख्या में अगर कमी हो रही है तो वो परिवर्तन आपका ऋणात्मक होगा। तो ये इसका अर्थ है। दूसरी बात है, ये जो परिवर्तन होता है, ये जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इस परिवर्तन को हमेशा ही हम किस में पढ़ते हैं? प्रतिशत कह दो, या इसको हमेशा ही पढ़ा जाता है संख्या में। कि जनसंख्या है तो उस जनसंख्या में जो भी जितना भी परिवर्तन हुआ है, जितनी भी अवधि में, उस परिवर्तन को हमेशा ही हम पढ़ेंगे तो प्रतिशत के रूप में, या उसे हम संख्या के रूप में ज्ञात करेंगे कि संख्या पहले कितनी थी। मान लो आज से 1 साल पहले कहीं लोग 100 निवास कर रहे थे, आज अगर हम उसी स्थान की काउंटिंग करें तो हो सकता है वहाँ 90 ही रह गए हो, कम हो गए हो, या हो सकता है 110 हो गए हो। तो जो अंतर आया है 10 का, वो संख्या कह सकते हो, या उसको आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकाल लेंगे उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो एक बार के लिए दोबारा रिपीट कर दूं, जनसंख्या वृद्धि का मतलब सीधा सा परिवर्तन। जनसंख्या बढ़ती है तो वो होगा धनात्मक परिवर्तन, जनसंख्या कम होती है तो वो परिवर्तन होगा आपका ऋणात्मक। और इस परिवर्तन को, इस जनसंख्या वृद्धि को हमेशा ही प्रतिशत के रूप के अंतर्गत, या हम यूं कह दें
संख्या के रूप के अंतर्गत ज्ञात करेंगे। और परिभाषा थी एक निश्चित अवधि में किसी भी स्थान की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, उस परिवर्तन को हमने कहा है वो परिवर्तन होगा हमारा, तो वो होगा जनसंख्या वृद्धि। अब एक बनता है क्वेश्चन और यहां, निरपेक्ष वृद्धि। ये निरपेक्ष वृद्धि क्या होती है कि जनसंख्या वृद्धि है तो उसी जनसंख्या वृद्धि में ही आता है कि निरपेक्ष वृद्धि। अब ये निरपेक्ष वृद्धि क्या होगी, किसे कहेंगे? बिल्कुल सिंपल सा है, क्या पढ़ोगे? विगत जनगणना। विगत जनगणना माइनस वर्तमान जनगणना, माइनस वर्तमान जनगणना। उस जनगणना को अगर देखेंगे तो क्या होगा? विगत जनगणना या माइनस के अंतर्गत वर्तमान जनगणना। अब इस वर्तमान जनगणना, इन दोनों का जो अंतराल होगा, या यूं कह दें विगत का मतलब पुराने, वर्तमान का मतलब नवीनतम। अब आपको ध्यान रखना है, हर प्रकार से इसमें आप देख सकते हो, ये जैसे आप दे दो तो आप ये कह सकते हो कैसी? पुरानी है। पुरानी का मतलब आप ले लो तो ये कैसी होगी? 2001 की। भारत के संदर्भ में हम ले रहे हैं तो वो, ये वर्तमान की है तो ये है हमारी 2011 की। तो यानी निरपेक्ष जो वृद्धि है, उस निरपेक्ष वृद्धि को आपको जब ज्ञात करना है तो आपको ये इतना पता होना चाहिए आंकड़े कि विगत जो जनगणना है, पिछली जनगणना जो भी जिस भी साल के अंतर्गत हुई वो जनगणना या जनगणना के आंकड़े, माइनस के अंतर्गत वर्तमान जनगणना है, उन दोनों के मध्य का जो भी जितना भी अंतराल बनेगा उस अंतराल में उसको हम कहेंगे वो होगा हमारा निरपेक्ष वृद्धि। तो निरपेक्ष वृद्धि का मतलब हो गया पिछली जनगणना जितने साल पहले हुई थी वो, और अभी लास्ट में जो जनगणना हुई थी, उन दोनों जनगणनाओं के मध्य में जितनी भी जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आया है, चाहे वो आपका धनात्मक आया हो चाहे वो आपका ऋणात्मक आया हो, उस अंतराल को, उसको आप क्या कहोगे? वो होगा आपका निरपेक्ष वृद्धि। अब इस निरपेक्ष वृद्धि है, उस निरपेक्ष वृद्धि को आप क्या करोगे, कैसे करोगे? तो निरपेक्ष वृद्धि है, निरपेक्ष जो वृद्धि है उस वृद्धि को अगर आपको ज्ञात करना है प्रतिशत में, कि निरपेक्ष वृद्धि है और उस निरपेक्ष वृद्धि को आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है कि उसमें संख्या तो आगे जी इतनी थी किंतु उसका आपको परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज आप क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो इसमें आप लिखोगे निरपेक्ष वृद्धि गुणा में 100 बटा में वर्तमान जनगणना। दो क्वेश्चन हैं, दोनों को ध्यान से समझ लेना। एक तो है निरपेक्ष वृद्धि, पुरानी जनगणना वर्तमान की जनगणना, दोनों के मध्य का जो भी जितना अंतराल आया है वो अंतराल आपका आ जाएगा। अब इसी निरपेक्ष वृद्धि में, और उसको आपको किस में ज्ञात करना है? परसेंटेज में। उसका आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालोगे तो आपने जो निरपेक्ष वृद्धि निकाली थी, जितनी भी आई थी, निरपेक्ष वृद्धि होगी मल्टीप्लाई गुणा में आपका 100 हो गया, और भाग दोगे, यहाँ डिवाइड करोगे तो ध्यान रखना किससे? वर्तमान जनगणना से, नवीनतम जो आंकड़े हैं आपके जनगणना के, उन आंकड़ों से। उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका निरपेक्ष वृद्धि का, और निरपेक्ष वृद्धि का किसमें? परसेंटेज में। दूसरी बात, यहाँ जो निरपेक्ष वृद्धि आप ज्ञात करोगे इन जनगणनाओं के आधार पर, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 10 वर्ष होता है।
क्योंकि जनगणना की अवधि हमें पता है कि 10-10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, तो 10 वर्ष का अंतराल है वो अंतराल होगा। तो यहाँ पर जो आपकी वृद्धि आएगी वो पूरे 10 साल की आएगी। अब आपको अगर प्रत्येक साल का हिसाब लेना है तो उसमें आपके जितनी भी आई है निरपेक्ष वृद्धि का परसेंटेज, उसमें आप कितने से भाग दे दो, 10 से भाग दे दो। आप क्या करोगे, प्रत्येक साल का एवरेज औसत आ जाएगा आपका कि एक एक साल में औसत रूप से इतनी परसेंटेज जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ निरपेक्ष वृद्धि उसको कैसे ज्ञात करोगे, निरपेक्ष वृद्धि को परसेंटेज में आप कैसे निकालोगे, और वहाँ पूरे 10 साल का रेशो है, उस रेशो को आपको एक साल का औसत निकालना है। तो जितना भी आपका परसेंट आया है उस परसेंट में आप क्या करोगे, 10 का भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा प्रति साल प्रति वर्ष की निरपेक्ष वृद्धि का औसत रूप से परसेंटेज। ये आपका दूसरा पॉइंट। अब देखो जनसंख्या वृद्धि है, उस जनसंख्या वृद्धि का कालिक स्वरूप, जनसंख्या वृद्धि उस जनसंख्या वृद्धि का कालिक स्वरूप या काल अनुक्रम, काल अनुक्रम, कालिक स्वरूप या काल अनुक्रम। अब इस काल अनुक्रम का मतलब क्या है कि जनसंख्या को अगर आप देखो तो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शन आप देखोगे। एक नंबर क्या है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, या इसको ही आप बिल्कुल सीधा सा कह सकते हो प्राचीन काल। नंबर 2 है मध्यकाल, और नंबर 3 है आधुनिक काल। अब आपके पास ये 3 अलग अलग काल हैं, 3 अलग अलग टाइम पीरियड है। यानी विश्व के अंतर्गत अगर हम जनसंख्या का वितरण देखें और उसके बाद घनत्व हमने पढ़ा, और उसके बाद जनसंख्या में विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में कैसे वृद्धि हुई, उस वृद्धि का कालिक अनुक्रम है, या हम कह रहे हैं कि कालिक स्वरूप देखने को मिलेगा। तो आपकी बुक में आपके पास 3 अलग अलग टाइम पीरियड दिए होंगे। एक होगा प्रागैतिहासिक काल या प्राचीन काल, एक होगा हमारे पास मध्यकाल, और एक होगा आधुनिक काल। इस प्राचीन काल की बात की जाए तो प्राचीन काल का अर्थ है, आपको जो बातें पढ़नी है वो क्या है, प्रारंभ से लेकर और और 7वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो आपका प्राचीन काल है। मध्यकाल का मतलब है 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक का, यानी 700 से लेकर और 1700 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, 700 से लेकर और 1700 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो। और आधुनिक काल का मतलब है 17वीं से लेकर 17वीं से लेकर और वर्तमान तक। यानी अब आपको इसमें सीधा सा इसका वर्गीकरण हो गया। अब इसकी आपको थ्योरी देखनी है कि कालिक स्वरूप है जनसंख्या वृद्धि में जो हुआ है वो प्रागैतिहासिक या प्राचीन काल। तो इसमें हमने क्या कहा है, प्रारंभिक समय जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर, या हजारों साल पहले का जो टाइम पीरियड हम जिसको मानते हैं, वहां से लेकर 7वीं शताब्दी तक का टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड में इसके अंतर्गत आप क्या देखोगे, इस प्रक्रिया में, इस टाइम पीरियड में इसमें देखा जाता है तो इस समय में विश्व के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि की दर थी बहुत कम थी। क्यों थी, पुराना समय था, लोग पहले वैसे भी कम थे, दूसरा था तो आदिवासी क्षेत्र विशेष के हिसाब से थे, पिछड़े हुए थे, सभ्यता संस्कृति के बारे में कुछ नहीं था। जनसंख्या वृद्धि है, उस जनसंख्या वृद्धि को लेकर कोई विशेष कुछ परिवर्तन नहीं हुए। सामान्य रूप से जनसंख्या की वृद्धि की दर थी, जो संसाधन मिल रहे थे उन संसाधनों के अनुपात में देखा जाए तो जनसंख्या की वृद्धि की दर बहुत काफ़ी कम देखने को मिलती है। दूसरी बात आती है मध्यकाल। इसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, दर भी ज़्यादा थी,
किंतु मध्य अवधि में इस काल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां, महामारियां, भोजन की कमी, कुपोषण, ऐसे कुछ कारक थे जिनकी वजह से जनसंख्या बढ़ तो रही थी, किंतु बढ़ने के साथ इन कारकों की वजह से जनसंख्या में क्या हो रही थी, कमी भी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो यहाँ भी जनसंख्या में वृद्धि की दर बहुत ज़्यादा नहीं मिली। अब बात आती है आधुनिक काल, वर्तमान समय का, जिसको हम कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान में। अब 17वीं से 18वीं, 18वीं से 19वीं, 19वीं से हम 20वीं, अब वर्तमान में हम कह दें 21वीं शताब्दी है। इन 3 अलग अलग शताब्दियों में जनसंख्या में परिवर्तन है वो देखने को मिले हैं सबसे ज़्यादा। और लास्ट की अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी से लेकर अब 21वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में तो जनसंख्या की वृद्धि की दर हम देखें तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और विशेषकर मैंने स्टार्ट में एक बात बोली थी, विशेषकर विश्व में कहाँ, जहाँ विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों में आपको आज के समय में आधुनिक काल के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि की दर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब उसमें क्या होगा, किस वजह से होगा, वो सारे के सारे कारक हमारे आगे आ जाएंगे। तो आपको बस खाली इतना ही ध्यान रखना है, कालिक स्वरूप या कालिक अनुक्रम, विश्व में जनसंख्या वृद्धि के अलग अलग 3 समय टाइम पीरियड, प्रागैतिहासिक या प्राचीन काल, प्रारंभिक समय से लेकर 7वीं शताब्दी तक का टाइम पीरियड, मध्यकाल 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक का टाइम पीरियड, आधुनिक काल 17वीं शताब्दी से लेकर और वर्तमान समय में जहां आज हम हैं, जिस टाइम पीरियड में हैं 2020 का ले लें, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत। तो ये हमारा कालिक अनुक्रम है। उस समय में अलग अलग जनसंख्याओं में परिवर्तन हुआ, कुछ न कुछ वजह रही, परिस्थितियां रही थी, उन वजहों से। अब देखो जी, इसके अंतर्गत आने वाले विशेष बिंदु क्या है। जनसंख्या वृद्धि, उस जनसंख्या वृद्धि के कारण अब की हम बात करें कि कालिक अनुक्रम के बाद और विश्व में जो जनसंख्या बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई जनसंख्या की क्या वजह है, क्या कारक हैं, किन कारकों की वजह से जनसंख्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 1 नंबर कारक है वो है मृत्यु दर। अब आप कहोगे जी अगर मरेंगे तो मरने वालों से तो जनसंख्या में क्या होती है, कमी होती है, किंतु सीधा सा मृत्यु दर नहीं है। यहाँ पर क्या है, मृत्यु दर के अंतर्गत वर्तमान में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। कि वर्तमान समय में अगर मरने वालों की औसत संख्या देखी जाए तो मध्यकाल के टाइम पीरियड की तुलना में आज के समय में मरने वालों की संख्या है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्तमान की जीवन शैली है, चिकित्सा है, भोजन है, वो सारी सुविधाएं अब आएंगी हमारी। आज प्रत्येक व्यक्ति विशेष को अगर देखें पूरे संपूर्ण विश्व पटल पर, तो उसके पास रहने खाने पीने की आपको आसानी से लगभग सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। हाँ, कुछ 1% जनसंख्या को छोड़ के हो सकता है वो कहीं ना कहीं कुपोषण के या भूखमरी के या बेरोजगारी के शिकार हों, वो एक अलग बात है। किंतु फिर भी बहुत सारी जनसंख्या या हम कहें अधिकांश जनसंख्या के पास विकल्प हैं, उन विकल्पों का वो सदुपयोग करते हुए अगर चाहें तो आसानी से जीवन निर्वाह कर सकते हैं या करते भी हैं। तो हमारा नंबर 1 है वर्तमान में मृत्यु दर है, उस मृत्यु दर में सुधार हो रहा है। मरने वालों की संख्या में धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कमी है। अब मरने वालों की संख्या कम हो रही है, जन्म लेने वालों की संख्या तो पहले से ज़्यादा है ही, पहले से ज़्यादा है ही। तो जन्म लेने वाले जितने ज़्यादा हैं वो तो बचे हुए हैं, मरने वाले थे किसी भी वजह से किसी भी कारण से वो भी नहीं मर रहे। मैं ये नहीं कह रहा अभी होना चाहिए, नहीं, बात हम यहाँ तथ्यों की कर रहे हैं। तब उनकी मृत्यु दर के अंतर्गत सुधार हो रहा है, उनको मरने से रोका जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, तब कहीं ना कहीं जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। 1 नंबर। नंबर 2, भोज्य पदार्थ, या हम कह सकते हैं खाद्यान्न, या हम कह सकते हैं अनाज, या उनको कह सकते हैं किसी भी प्रकार से जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलना, जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलना। और आज संपूर्ण अपने भू पर कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी क्षेत्र विशेष के अंदर निवास करने वाला व्यक्ति है वो शायद आज भूखमरी से मरे, शायद ही कुछ कहीं देखने को मिले। हाँ, बहुत ही कोई जगह निम्न कैटेगरी कोई क्षेत्र विशेष है जहाँ इस प्रकार की सुविधा है ही नहीं, अगर है भी तो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट है तो हो सकता है। अन्यथा आज विश्व का प्रत्येक क्षेत्र विशेष है उसमें आपको खाने पीने की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की, अब ये नहीं कह रहे कि क्वालिटी चाहिए, नहीं, क्वालिटी नहीं
चाहिए आपको, यहाँ क्वांटिटी चाहिए, जैसी भी मिल जाए वैसी उससे आप जीवन निर्वाह कर सकते हो। तो भोज्य पदार्थों में या हम कह सकते हैं फसलों के उत्पादन में, खाद्यान्नों के उत्पादन में और वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। जैसे आप आगे कहीं पढ़ोगे हरित क्रांति, फसलों के उत्पादन में बहुत परिवर्तन हुआ, फसल के उत्पादन का स्तर है पहले की तुलना में कितना ही ज़्यादा बढ़ गया, किंतु उन सब सुख सुविधाओं की वजह से कहीं ना कहीं और वर्तमान में जनसंख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। नंबर 3, उद्योगों का विकास। अब उद्योगों का क्या रोल है अभी? बिल्कुल है, क्योंकि आज अगर हम हैं, कहीं भी हैं, किसी भी स्तर पर है, हमारे पास चाहे कैसी भी संपत्ति है, पैतृक है, जिस भी स्तर की है, फिर भी हमें भविष्य में हमारे जीवन निर्वाह के लिए या हमारी और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए धन दौलत पैसा चाहिए। या फिर हम यूँ कह दें कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको जीवन निर्वाह के लिए कोई ना कोई रोजगार चाहिए। आज के समय में विश्व के हर क्षेत्र पर, हर हिस्से पर आपको छोटे बड़े स्तर पर कोई ना कोई उद्योग कल कारखाने जरूर मिलेंगे और उन उद्योगों में आपके लिए रोजगार भी हैं, अवसर भी हैं, ऑप्शन भी है। और अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से आप काम कर रहे हो तो आसानी से अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सकते हो। तो उद्योगों का जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं रोजगार का एक बड़ा सा विकल्प हमारे सामने लेकर आते हैं और उन्हीं विकल्पों से हम हमारी जीवन शैली में सुधार कर रहे हैं, जिससे हमारी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। नंबर 4, वैज्ञानिक तकनीकी। वर्तमान की नई नई टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, महामारियां, नई नई दवाइयां या फिर ऐसे कुछ क्षेत्र से जहां हम रह नहीं सकते उनको कुछ अनुकूल बनाया जाना, उनके अंतर्गत वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो उन वैज्ञानिकों की नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए अनुसंधान है, ये सारे के सारे कार्य हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास ये नंबर 5, प्रवास। ध्यान रखना, ये आपका पूरा अलग टॉपिक आएगा। प्रवास, प्रवास का अर्थ सीधा सा होता है स्थानांतरण। कोई भी व्यक्ति वर्तमान समय में जहां भी रह रहा है, हो सकता है भविष्य में वो अपने उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चला जाए, या हो सकता है पहले वो कहीं रहता था आज वो कहीं रह रहा है। तो मनुष्य का अपने स्थान से और किसी भी दूसरे स्थान की ओर होने वाला स्थानांतरण क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा हमारे उस प्रवास वाले टॉपिक में हो जाएगा। स्थायी होगा, अस्थायी होगा, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ग्रामीण, शहरी, सब कुछ वो उसमें होगा। प्रवास का मतलब क्या है? विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र विशेष है जहां जनसंख्या निवास कर रही है। अब वहां जनसंख्या में क्या होगी? धीरे धीरे वृद्धि होगी, लोगों के रहने के लिए सुख सुविधाएं नहीं मिल रही या भूमि पर बहुत ज़्यादा दबाव हो गया, उसकी वजह से वो क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और विश्व में ऐसे कोई स्थान, ऐसे कोई क्षेत्र विशेष का चुनाव करेंगे जहाँ वो आसानी से, शांति से, सुरक्षा से रह सके। अब वहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी, वहाँ तो है, वहाँ से उन्होंने अपना स्थान छोड़कर और कहीं दूसरे स्थान को अपना चिन्ह बना लिया, वहाँ जाकर रहेंगे। धीरे धीरे उस क्षेत्र विशेष में भी धीरे धीरे क्या होगी, जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो प्रवास का भी बहुत बड़ा रोल मिलता है। या यूँ कह दें, एग्जाम्पल आपको वो देखने को मिलेंगे, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें विशेषकर अमेरिका या कनाडा है, उनमें अगर देखो तो उसमें आपको ज़्यादातर वर्तमान में यूरोप महाद्वीप के जो देश है वहाँ के निवासी आपने को देखने को मिलेंगे। वहाँ मूल रूप से जो निवासी है वो वहाँ के कम हैं। बाह्य जो महाद्वीप है, बाह्य जो देश हैं, उन देशों से आने वाले लोग हैं, उन लोगों की संख्या आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। या आप कनाडा की बात कर लो, जिसके अंतर्गत आज वर्तमान में उसको मिनी पंजाब कहते हैं, जहाँ से वर्तमान समय में भारत के सिख समुदाय के बहुत सारे लोग आज से काफ़ी सालों पहले या वर्तमान में भी वहाँ जाकर निवास कर रहे हैं। तो वहाँ जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो किसकी वजह से? बाह्य किसी क्षेत्र विशेष से आने वाले लोग हैं, स्थानांतरण है, प्रवास की वजह से। नंबर 6 है शांति एवं सुरक्षा। क्या? शांति और सुरक्षा। अब आज देखो, आज मनुष्य जितना ज़्यादा शिक्षित होता जा रहा है, पढ़ा लिखा हुआ है, वो वर्तमान में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहता है तो क्या सोचेगा? आराम से अपना जीवन निर्वाह करे। अब ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तो फिर भी आप देखो ना, आपको हलचल मिल जाएगी। एक मोहल्ले की बात है, एक क्षेत्र की बात है, तो दूसरे मोहल्ले में आप सुबह देखो तो शाम तक आपकी या किसी मोहल्ले की बात आप तक पहुँच जाएगी।
और शहर में देखो विशेष बड़े शहर है, उसमें आप जहाँ रह रहे हो और आपके बगल में पड़ोस में कोई मकान में या फ्लैट में, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, दाएं वाले, बाएं वाले में कौन रह रहा है, वो क्या करता है, किस नाम का है, किस जाति का है, कहाँ का निवासी है, हमें कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता, बस अपने से मतलब है, हमें हमारा काम चाहिए, बस सुबह गए शाम को वापस आ गए, अपना सीमित सा परिवार है, दो और दो हम, दो हमारे, बस उसमें क्या चाहते हैं, शांति चाहिए। और दूसरी क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, किसी भी प्रकार का बाह्य लोगों से कोई भी विरोध नहीं है। पहले क्या थे या आज भी कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ लोग छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, और लड़ाई झगड़े होंगे तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, कुछ बाह्य या बाहरी कोई ऐसी वस्तु हो, कोई भी ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से जनसंख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाए, या एक प्रकार से हम कह दें कि युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, तो जिसके अंतर्गत असंख्या के अंतर्गत लोगों के मरने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है। तो वर्तमान में लोग क्या चाहते हैं, आसानी से शांतिपूर्वक और सुरक्षित ढंग से अपनी जीवन शैली जीना चाहते हैं। तो विश्व भर के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि है, उस जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक मृत्यु दर का मतलब यहाँ मृत्यु दर के अंतर्गत सुधार हुआ है सुख सुविधाओं की वजह से। भोज्य पदार्थ, खाद्यान्न पदार्थ है, उनके अंतर्गत आसानी से मिल रहा है, जीवन निर्वाह रहा है, काम चल रहा है, बात खत्म। उद्योगों का विकास, रोजगार के विकल्प हमारे सामने आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। विज्ञान की नई नई तकनीकें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए अनुसंधान है, नई नई दवाएं हैं। प्रवास, स्थानांतरण हो गया, कहीं लोग रह रहे थे, किसी जगह चले गए, वहाँ उस स्थानों की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन था। शांति और सुरक्षा से व्यक्ति विशेष अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। ये तो है जी जनसंख्या वृद्धि है, उस जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब हमें क्या चाहिए, समस्या तो आएगी, क्योंकि जनसंख्या के अंतर्गत इतने बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हो जाएगी, तो समस्या आना तो स्वाभाविक सी बात है। समस्या आना तो स्वाभाविक सी बात है। हम जिस अनुपात के अंतर्गत जनसंख्या और संसाधन या संपूर्ण पृथ्वी की बात करेंगे, अगर उसका तालमेल है वो डगमगा जाएगा, तो समस्या आनी तो स्वाभाविक सी बात है। अब इसके अंतर्गत समस्या आएगी तो वो क्या है, सबसे बड़ी समस्या है तो किसकी है, संसाधनों की है। क्यों? क्योंकि संसाधनों के बारे में हम यही कहते हैं कि कोई भी वस्तु हो, वो वस्तु विशेष जो मानव की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, कुछ भी, कैसी भी वस्तु, चाहे उसका रहने का मकान है, चाहे उसके खाने पीने की कोई सुख सुविधाएं, कोई आवागमन का साधन है, कुछ भी, कोई भी वस्तु है, अब वो पहले से ही सीमित है। पूरी पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हमें पता है कि एक निश्चित अनुपात के अंतर्गत है। अब उस अनुपात की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि की दर है, या उस जनसंख्या वृद्धि दर का अनुपात ज़्यादा है, तो संसाधन और जनसंख्या वृद्धि के बीच का जो तालमेल है वो अगर डगमगाएगा तो संसाधनों का ही नुकसान होना है, या जो सीमित संसाधन है वो निकट भविष्य के अंतर्गत समाप्त होंगे, या फिर हम यूँ कह दें उनकी मात्रा में कमी होती जाएगी। कमी होगी तो इसका मूल्य बढ़ता जाएगा और वो साधारण जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ये हमारे लिए एक समस्या उभर कर आएगी। नंबर 2, जनसंख्या की भयावह वृद्धि, यानी जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है किंतु वो कैसी है, भयानक है, डरावनी है, कि जिस अनुपात में वर्तमान में जनसंख्या थोड़े थोड़े समय पर दुगुनी होती जा रही है। जैसे आप आंकड़े देखोगे तो आज के समय में देखा जाए 2013 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग संपूर्ण पृथ्वी पर 714 करोड़ जनसंख्या है, और भविष्य के आंकड़े बता रहे हैं कि निकट भविष्य में 2040 के अंतर्गत जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी। अब आप सोच लो, इतनी जल्दी है जनसंख्या में दुगुनी हो रही है या परिवर्तन हो रहा है। अब अगर निकट भविष्य में आने वाले समय में जनसंख्या है इस विकराल रूप से बढ़ेगी, तो जिस संसाधनों की हम बात कर रहे हैं, जिन सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे छीनते हुए नजर आएंगे। सामान्य लोग हैं, उनके सामने विकट समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो ये एक प्रकार से हमारे पास क्या है, बहुत बड़े स्तर पर देखा जाए तो ये हमारे पास एक समस्या ही है। जनसंख्या का सह-केंद्रण, यानी जिन क्षेत्रों पर जनसंख्या निवास कर रही है। अब यहाँ ये तथ्य हमारे जनसंख्या वितरण वाले में थे, हमने पढ़ा था कि संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाए तो 90% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या है, या हम यूँ कहें कि 10% क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या, यानी विश्व में ऐसे स्थान बहुत कम है जहाँ जनसंख्या के निवास के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है।
अब जहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल है, हर कोई चाहेगा कि वहाँ जाऊँ, जहाँ पर आपको रोजगार मिलेगा, जहाँ पर आपको रहने खाने पीने की सुख सुविधाएं मिलेगी, हर प्रकार से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आप उसी स्थान का चुनाव करना चाहोगे। और अगर उसी जगह सभी जनसंख्या का जमाव होता जाएगा तो वहाँ रहने की सुविधाएं नहीं मिलेगी, अतिरिक्त भार वहाँ बढ़ जाएगा, वहाँ जीवन का स्तर कहीं ना कहीं बढ़ने की तुलना में, उच्च होने की तुलना में क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या का अतिरिक्त दबाव भी कहीं ना कहीं यहाँ समस्या उत्पन्न करेगा। तो सकेंद्रण यहाँ ये हमारे लिए एक समस्या है। फिर बात है नंबर 4 पर, मानव तथा प्रकृति का संबंध। हमने इस बुक का फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट किया था मानव भूगोल का, तब मैंने एक बात बोली थी, तब ये कहा था कि प्रकृतिवाद किसे कहेंगे। तो प्रकृतिवाद हमने कहा था तो वो क्या था कि मानव है वो प्रकृति के अधीन रहते हुए क्या करेगा, सारा का सारा कार्य करता है, क्रियाकलाप करता है, प्रकृति की शक्तियां वो सर्वोपरि, उनको वो स्वीकार करते और जीवन निर्वाह करता है। अब अगर आज के समय में देखें कि मनुष्य है, उस मनुष्य की जनसंख्या की वृद्धि की दर ज़्यादा है, जबकि प्रकृति है, उस प्रकृति का अपना एक सिस्टम है, अपना एक तालमेल है। अब अगर हम प्रकृति की जो नियम है, कायदे है, कानून है, सिस्टम है, उसके हिसाब से चलेंगे तब तो है ठीक। अगर उसके हम विपरीत किसी प्रकार से कार्य करेंगे तो उस कार्य का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, और इससे हम वर्तमान में 2020 के अंतर्गत सारे के सारे परिचित हैं। कोरोना जैसे महामारी है जिसका आज संपूर्ण विश्व या संपूर्ण विश्व के सभी देश हैं जो सामना करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा विकराल जो रूप देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के विरुद्ध किए जाने वाले जो कार्य हैं उन कार्यों का ही एक दुष्परिणाम है, जिसको आज हम सारे के सारे देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो यानी ऐसे क्रियाकलाप हैं जिसके अंतर्गत जनसंख्या की अतिरिक्त वृद्धि की दर है, उस वृद्धि दर का आने वाले समय पर और जो प्रभाव देखने को मिलता है वो प्रभाव हमारा यहाँ सामने है, जिस पर हम कह सकते हैं मानव और प्रकृति का जो आपसी संबंध है, वो तालमेल है, जो बना रहना चाहिए वो बना नहीं रह पाता, समस्याएं सामने आएंगी। और नंबर 5 अगर बात देखें, बिना बसे हुए भाग, यानी विश्व में हमने कहा था 90% क्षेत्रफल ऐसे हैं जहां जनसंख्या का जमाव 10% है। चलो ठीक है, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र विशेष है जहां जनसंख्या है ही नहीं, जनशून्य प्रदेश है। और अगर हम चाहें भी तो भी उन क्षेत्रों पर हम निवास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर मानव के लिए परिस्थितियां अनुकूल है ही नहीं। आप रहना भी चाहो जिस भी प्रकार से, वहाँ आप रह भी नहीं सकते, और अकेले वहाँ रहकर आप करोगे भी क्या? क्योंकि हमने पढ़ा था बिना समाज के हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा फिर होने का मतलब भी क्या है। तो यहाँ पर ये भी समस्या है कि हमारे पास धरातल तो बहुत है, धरातल की बात नहीं है, पृथ्वी पर क्षेत्रफल बहुत है, किंतु अकेले क्षेत्रफल होने से नहीं होगा, वहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संसाधन होने चाहिए, विकल्प होने चाहिए, अवसर होने चाहिए। अब वो नहीं होंगे तो हम वहाँ उन धरातलीय भागों पर या महासागरीय भागों पर जाके करेंगे क्या? वो चीज़ें जरूरी हैं। तो यहाँ पर समस्या है, संसाधनों की समस्या है, जनसंख्या वृद्धि की अचानक बहुत ज़्यादा वृद्धि की दर की समस्या है, जनसंख्या का सहकेंद्रण बहुत ज़्यादा एक जगह जमाव होना है, मानव प्रकृति का आपसी संबंध तालमेल है वो डगमगा रहा है, या बिना बसे हुए बाग है जिसके ऊपर बसने की भी संभावनाएं नहीं है, तो भी एक समस्या है। अब ये समस्याएं, उन समस्याओं का आपका यहाँ बुक में समाधान भी दिया हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो मृत्यु दर जन्म दर है उसका तालमेल, उसको स्टिक बिठा के रखना पड़ेगा, जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के हिसाब से ही संसाधनों का उपयोग किया जाए। अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या, उस जनसंख्या को जिस भी माध्यम से, जैसे भी हो सकता है, विवाह का नियम हो या और किसी भी प्रकार का जो माध्यम है उस माध्यम से, और जनसंख्या बढ़ने की दर है उस दर को क्या करें, सीमित करें। जिसमें शिक्षा का भी बड़ा योगदान है, उस शिक्षा का भी बढ़ावा हो, या फिर हम कह सकते हैं जैसे पुरुष प्रधान लोग होते हैं उसकी मानसिकता को बदला जाए, समाज के अंतर्गत महिलाओं को भी कहीं ना कहीं प्रधानता दी जाए, जिससे महिलाएं भी आगे बढ़कर और हर प्रकार से हर क्षेत्र में अपना सहयोग दे सकें। और ये बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि दर है उस दर पर कहीं न किसी माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने में अपना सहयोग दे सकें। यानी जिन वजहों से, जिन कारकों से जनसंख्या बढ़ रही होती है उसी कारकों पर ही आप गौर कीजिए, उन्हीं के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जैसे हमने पढ़ा था
कि यहाँ विश्व के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मृत्यु दर को बढ़ा दो, हाँ उसको सीमित करो, किंतु उसके अनुपात में जन्म दर को भी कंट्रोल में रखो। ये था भोजन है, खाद्य पदार्थ है, वो सबको चाहिए, किंतु उसके अनुपात में जनसंख्या का नियंत्रण भी जरूरी है। या अनावश्यक जो बिना वजह का जो आप मिस यूज करते हो उसको आप कहीं सीमित रखो। फिर अगर आप कह रहे हो कि जनसंख्या वृद्धि दर के अंतर्गत और भी जो कारक थे, प्रवास हो गया, शांति सुरक्षा जरूरी है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही, प्रवास से उसको थोड़ा सा नियंत्रित किया जा सकता है, वहाँ पर उसको, हाँ उद्योगों की बात थी, रोजगार आपको चाहिए, होने चाहिए, किंतु वहाँ रोजगार का भी मतलब ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा जो भी हैं वहाँ उसके अंतर्गत निरंतर वृद्धि करते जाओ। तो वैसे कुछ विकल्प हैं, उन विकल्पों की बात की जाए तो वो सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों को माध्यम बनाकर और जनसंख्या को आप क्या कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। अब जो हमने पढ़ा है उसको हम एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हमने पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि की बात थी तो हमने कहा था किसी निश्चित क्षेत्र विशेष पर और एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन आपका जनसंख्या बढ़ेगी तो धनात्मक होगा, परिवर्तन आपका जनसंख्या घटेगी तो ऋणात्मक होगा। जनसंख्या के इस परिवर्तन को आप प्रतिशत या संख्या के रूप में हमेशा ही पढ़ते हो। दूसरी बात थी निरपेक्ष वृद्धि। इसका मतलब था कि पिछले साल की जो जनगणना, पिछले वर्षों की जो जनगणना और वर्तमान की जनगणना है, इनके मध्य का जो अंतराल है, इनके मध्य का जो अंतराल बनेगा उस अंतराल को हम क्या कहेंगे, वो होता है हमारा निरपेक्ष वृद्धि। इस निरपेक्ष वृद्धि को हमेशा ही प्रतिशत में ज्ञात किया जाए तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए जो निरपेक्ष वृद्धि, इनके बीच का अंतराल जो आया था वो अंतराल गुणा में 100 और भाग दोगे आप किससे, इस लाइन को ध्यान रखना, वर्तमान जनगणना से। और ये 10 वर्षों के आधार पर होती है, उसमें आपको 1 साल का अंतराल चाहिए तो जितना परसेंटेज आया है उसमें आप 10 का भाग दे दो, डिवाइड कर दो, प्रत्येक साल की जनसंख्या की वृद्धि की दर आपके सामने होगी। फिर बात की जाए जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तन, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। प्राचीन काल की बात है तो प्रारंभिक समय से लेकर 7वीं शताब्दी तक का, मध्य की बात है तो 7 से लेकर 17वीं शताब्दी का, और आधुनिक काल की बात है तो 17वीं से लेकर और वर्तमान समय का। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण मृत्यु दर, भोज्य पदार्थों की आपूर्ति, उद्योगों का विकास, वैज्ञानिक तकनीकी, प्रवास, शांति सुरक्षा, ये कारक थे। और उनके बाद था हमारे पास जनसंख्या वृद्धि के बाद आने वाली समस्याएं। तो संसाधनों की समस्या होने वाली है, जनसंख्या की अचानक बहुत ज़्यादा होने वाली वृद्धि समस्या है, जनसंख्या का एक ही जगह होने वाला जमाव है, मानव तथा प्रकृति के जो संबंध है उसका जो तालमेल है वो डगमगाने जाए वो समस्या है, और बिना बसे हुए जो भाग हैं उन पर बसने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही, ये भी हमारे पास एक समस्या है। तो ये सारी की सारी बातें हैं हमारी जनसंख्या वृद्धि में। अब इसके बाद एक छोटा सा, या हम कहें इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक रहेगा, वो आपको अपने नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, उस पर हम टाइम देंगे थोड़ा सा, वो होगा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। क्या होता है, कैसे होता है, उसमें कैसी कैसी अवस्थाएं देखने को मिलेगी, वो सारा का सारा करेंगे। ये है हमारा जनसंख्या वृद्धि का। अब जो पिछली क्लासें थी उस क्लासों में साथ साथ कमेंट पढ़ें तो सबका अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा आप देख रहे हो। उसमें एक किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था सर कि आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को लेकर कोई बात, तो आंकड़ों को लेकर जब बात की बात है तो ध्यान रखना, आंकड़ों में आपको, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आंकड़ों को लेकर अगर सटीकता की बात है तो मैंने एक बात पहले भी बोली थी, हम पढ़ रहे हैं जो भी बुक अब तक थी 2019 तक, उसको मध्य मान रहे हैं। हो सकता है समय के साथ आंकड़ों में परिवर्तन हो जाए, तो नवीनतम अगर कोई डाटा आता है, नवीनतम जो बुक आती है, उन आंकड़ों को आपको फॉलो करना है, और आप एक्स्ट्रा कहीं भी किसी भी बुक से पढ़ने की तुलना में, हाँ यहाँ पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें समझ रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई ज़रूरत महसूस होती है तो आप जो आपकी राजस्थान बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ऑथेंटिक बुक है उस बुक को ही आप पढ़ें, उसमें जैसा जो लिखा हुआ है वो आपका सही ठीक माना जाएगा। अगर गलती से मिस प्रिंट भी है, गलत प्रिंट भी है, तो भी आप उसको एक प्रकार से सही मानेंगे। हाँ गलत है, कोशिश करें आप उसको सही करने की, किसी से राय लेने की, मगर 99.99% उसमें जो आंकड़े होंगे वो सही होंगे, ठीक होंगे, उनको लेकर आप किसी भी प्रकार का दावा कर सकते हो। तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपका धन्यवाद। कंटिन्यू आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।